80 मिनट का लाइव वीडियो बनाते हैं अपनी जान देने से पहले, और वो सिस्टम से, वो कानून से, समाज से उत्पीड़न होकर अपनी जान दे दें। क्या उनके लिए संसद में कोई आवाज नहीं उठेगी? क्या उनके लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकलेगा? यानी इंसाफ अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। साथियों, अगर आप किसी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर हों और आप एक एआई इंजीनियर हों, तो आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देख सकते हैं, और उस पर सोने पर सुहागा ये कि शादी के अगले साल ही एक बेटा भी हो जाए, तो तमाम दुनिया की खुशियां उनकी आप हसरत कर सकते हैं, उनके सपने सजा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक सोच और सपना ही है, क्योंकि कई बार अंजाम सुसाइड करने तक जा पहुंचता है। मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष के उस दर्दनाक हादसे की, जिसमें एक 34 वर्षीय एआई इंजीनियर ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। और जब यह मामला पूरी दुनिया के सामने आया, तो आज हर किसी की जुबान पर अतुल सुभाष की दर्द भरी कहानी और आंखों में आंसू हैं। सुबह से मैंने भी अपने आप को कई बार इस वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि अतुल सुभाष की कहानी इतनी भावुक कहानी है, इतना दर्द इस घटना में है कि जब मैंने इसके पन्ने पलटे तो मुझे भी कुछ वक्त लगा अपने आप को तैयार करने में। अतुल सुभाष एक एआई सफल इंजीनियर और बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर थे। हंसती खेलती जिंदगी। साल 2019 में उनकी शादी हुई, और शादी के बाद में फरवरी 2020 में उनको एक बेटा भी हुआ। इसके बाद पत्नी से विवाद हुआ और पत्नी अपने मायके चली गई, जहां पत्नी के भाई, उसकी माता और उनके चाचा ने अतुल सुभाष के खिलाफ डीवी एक्ट 498 के तहत केस दर्ज करवा दिया। ये वो कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके आगे शुरुआती दौर में रखा हूं, और यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहानी सुसाइड पॉइंट तक पहुंचती है, जिसमें अतुल सुभाष 80 मिनट का लाइव वीडियो बनाते हैं अपनी जान देने से पहले, और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ते हैं, और सुसाइड नोट के साथ अपने बेटे के नाम एक पत्र भी छोड़ते हैं। उस लेटर के साथ साथ एक गिफ्ट भी होता है, और जिसमें वो अपील करते हैं कि उनका बेटा साल 2038 में इस लेटर को पढ़े। आप समझ सकते हैं कि कितनी भावुकता और कितना दर्द इस 24 पन्नों के सुसाइड लेटर में छिपा हुआ है। एक सफल इंजीनियर जो डिप्टी मैनेजर के पद पर है एक निजी कंपनी में, अतुल सुभाष अपने सुसाइड नोट में एक आरोप लगाते हैं कि वह इस सिस्टम से, इस कानून से और समाज के उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे रहे हैं। सुभाष कोई मामूली आदमी नहीं थे। अतुल सुभाष एक मैनेजर के पद पर थे, पढ़े लिखे थे। वो जानते थे कि कानूनी लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, वो जानते थे कि इंसाफ कैसे लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उनका उत्पीड़न होना और उनकी जान देना आज समाज के सामने वो कहानी है जो कई सबक खड़े करती है, कई सवाल खड़े करती है, कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। पहला सबक तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अतुल के माता पिता कितनी उम्मीदों से, कितनी मेहनत से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, और जब नौकरी की बात आई तो एक कुछ चक्कर में फंसने के बाद उसने अपनी जान दे दी। वहीं अतुल का छोटा भाई भी है विकास, और उसका 4 साल का बेटा भी है। तो एक भरा पूरा परिवार अतुल के पीछे है। शायद अतुल को उत्पीड़न इतना ज्यादा लगा कि उन्हें जीने से ज्यादा मरना आसान लगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अतुल ने क्या क्या सहा, वो आज मैं इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं, और ये सवाल खड़े कर रहा हूं कि क्या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना इंसानी धर्म है? क्या दुनिया की आधी आबादी यानी पुरुष, उनके हितों को अनदेखा किया जा सकता है?
क्या उनके लिए संसद में कोई आवाज नहीं उठेगी? क्या उनके लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकलेगा? क्या उनके लिए किसी की मानहानि नहीं होगी, किसी को पीड़ा नहीं होगी? क्योंकि वो एक पुरुष है। अतुल सुभाष के ऊपर केस किया गया और उस पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें अननेचुरल सेक्स, दहेज की डिमांड, मारपीट, क्रूरता, पैसों की मांग, जिसमें से कई धाराएं ऐसी हैं जो नॉन बेलेबल हैं। अतुल केस लड़ते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पीड़ा का कि 2 साल में कोर्ट की 120 तारीखें पड़ती हैं जब वो बेंगलुरु से जौनपुर जाते हैं, और जब वह कोर्ट में पहुंचते हैं तो पता लगता है कि आज जज साहिबा नहीं है, आज वकील नहीं है, आज पेशकार नहीं है, आज सामने वाली पार्टी नहीं है। वो फिर वापस बेंगलुरु लौट आते हैं और अकेले अतुल सुभाष इस उत्पीड़न का शिकार नहीं थे, उनका परिवार भी कई बार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। अतुल सुभाष लड़ने की एक उम्मीद लेकर कोर्ट में न्याय के लिए तारीख दर तारीख 2 साल में 120 दिन, और अतुल सुभाष ने जो सबसे अहम आरोप अपने सुसाइड नोट में लगाया, उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेशकार के जरिए उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए सेटलमेंट के नाम पर, और जब मैंने नहीं दिए तो मेरे खिलाफ एक आदेश जारी किया गया, जिसमें आदेश था कि मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए पैसा दूं। जानकारी के मुताबिक जो अतुल सुभाष की पत्नी थी निकिता, उसने 3 करोड़ रुपए की मांग अपने भरण पोषण के लिए की थी। भरण पोषण मतलब 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट होता है, जिसकी धारा बीएनएस ने 85-86 के सेक्शन के रूप में ली है। इसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है, महिलाओं के साथ कहीं ज्यादती होती है तो यह एक्ट लगाया जाता है, और इसी के तहत शादीशुदा महिला को ससुराल पक्ष की ओर से खर्चा दिलाया जाता है। उसी धारा के तहत निकिता ने भी 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। लेकिन साथियों, जानकारी के मुताबिक निकिता की अपनी खुद 78,000 सैलरी थी पर मंथ। अतुल सुभाष लगातार सिस्टम से लड़ने के बाद हार गए, और सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपने पिता से 1.5 घंटा फोन पर बात की। एक समझदार और आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता से बात करते रहे। उससे पहले 3 घंटे उन्होंने अपने छोटे भाई विकास से बात की। घर वालों को सब नॉर्मल लग रहा था, बता रहे थे परिवार की जिम्मेदारियां और जिक्र कर रहे थे अपनी कुछ व्यक्तिगत बातों का। परिवार को सब सामान्य लग रहा था कि इतने घंटों बात करने के बाद अतुल सुभाष अचानक से ऐसा कोई कदम उठा लेंगे। उसके बाद अतुल सुभाष ने 80 मिनट का एक लाइव वीडियो बनाया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिख करके अपनी जान दे दी। और जान देने से पहले उन्होंने इस वीडियो और सुसाइड नोट को एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब आप इस पोस्ट को पढ़ रहे हो तब शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में पुरुषों पर कितना अत्याचार हो रहा है। साथियों, ये अत्याचार की बात, ये अत्याचार शब्द क्यों आया? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधान के चलते इसकी आड़ में कुछ पुरुषों पर झूठे मुकदमे बना दिए जाते हैं, उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जाता है, और पैसों की भी मांग के मामले देखे जाते हैं। कई जगह शिकायत मिलती है। साथियों, मैं नोएडा का एक केस आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 21 साल पुराना एक केस, जहां एक महिला शादी के मंडप से उठती है और परिवार पर आरोप लगाती है कि मेरे ससुराल पक्ष ने 12 लाख रुपए की दहेज की मांग की है। आनन फानन में पुलिस आती है, मुकदमा दर्ज होता है, और उस लड़के की माता एक टीचर थी, सरकारी नौकरी थी, पिता भी अच्छी पोस्ट पर थे। परिवार की सामाजिक हानि होती है। 9 साल तक केस लड़ते हैं, और 9 साल बाद पता चलता है, जब इंसाफ आता है तो पता चलता है कि उस लड़की का अफेयर किसी दूसरे लड़के से था। ऐसा एक दूसरा मामला था जिसमें एक रेड लाइट पर लड़का खड़ा होता है, लड़की आती है और उससे हाथापाई करती है और आरोप लगाती है कि इसने मुझे छेड़ा। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल होती है और पूरे देश में वो लड़की हीरो बन जाती है। लेकिन जब तफ्तीश होती है तो पता लगता है कि उस लड़की ने ऐसे ही कुछ वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं। साथियों, ये एक मानसिकता क्यों? क्या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना ही इंसानियत है? क्या महिलाओं का ही सिर्फ उत्पीड़न हो सकता है, पुरुषों का नहीं? मैं इस बात का पक्ष कतई नहीं करता कि भेदभाव किया जाए महिलाओं के साथ, लेकिन मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि पुरुषों के साथ भी भेदभाव किया जाए। आज अतुल सुभाष की कहानी, जिसमें 24 पन्नों के सुसाइड नोट में एक बात और लिखते हैं
अपने छोटे भाई विकास के नाम कि जब तक इंसाफ ना मिले मेरी अस्थियों का विसर्जन ना करना, और यदि इंसाफ नहीं मिलता तो न्यायालय के सामने गटर में ही मेरी अस्थियां विसर्जन कर देना। ये कितनी गंभीर बात और कितनी दर्द भरी बात वो अपने सुसाइड नोट में कहते हैं। और जब पुलिस उनके रूम पर पहुंचती है तो उनके शव के पास एक तख्ती पड़ी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है। साथियों, ना जाने ऐसे कितने अतुल सुभाष हैं जो कुचक्कर का शिकार हो रहे हैं, उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इंसाफ के लिए सच के साथ खड़े हों। इस मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और साथ में जब 498A को आप 85, 86 BNS के तहत चेंज कर चुके हैं तो इसमें कुछ जरूरी बदलाव और किए जाए, जिससे कम से कम जहां झूठे केस बनाए जा रहे हैं वहां इंसाफ मिल सके। साथियों, वीडियो के इस अंत में मैं आपसे फिर एक बार अपील करूंगा कि अतुल सुभाष को लड़ना चाहिए था। अगर फैमिली कोर्ट से उनको इंसाफ नहीं मिलता तो निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे पायदान थे क्योंकि उनके पीछे उनका भरा पूरा परिवार था। सुसाइड नहीं करना चाहिए, यह गलत है। अतुल सुभाष आगे अपने सुसाइड नोट में एक और बेहद मार्मिक आरोप लगाते हैं। उनका कहना था कि उनको 4 साल के बेटे से मिलने नहीं दिया जाता, अगर मिलने की जिद करते तो उनसे पैसों की मांग की जाती। एक पिता का अपने बच्चे से दूर रहना, ससुराल का उत्पीड़न और सिस्टम ने जो उनको अनुभव दिया, ये तमाम चीजें मिलकर अतुल सुभाष की सोच पर भारी पड़ गई। और इस वीडियो के आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अतुल सुभाष के इंसाफ के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। खामोशी से इस वीडियो से गुजरिएगा नहीं, क्योंकि आज अतुल सुभाष की आंखें हम सबको देख रही हैं। जय हिंद।